हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। और क्लास 10 का चैप्टर चल रहा था अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई के जो पार्ट होते हैं वो हमने पढ़ लिए पहले वीडियो के अंदर। ठीक है, आज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर क्या है कि जो सन से जो लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और उन 7 कलर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ग्रुप ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो व्हाइट लाइट आई है वो 7 कलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, बट ये 7 कलर के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे। यानी व्हाइट लाइट कन्वर्टेड इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। कंपोनेंट मतलब जिससे मिलके बनी हुई है, 7 कलर से मिलके बनी हुई है। कंपोनेंट कलर व्हेन वी पास थ्रू ए प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट को या सनलाइट को हम एक प्रिज्म से पास करेंगे तो वो लाइट क्या हो जाएगी, कंपोनेंट कलर यानी 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट के जो रीजन है, कारण है, वो क्या क्या है। जैसे मान लो कि एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यानी एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही लाइट मीडियम चेंज कर रही है, ठीक है, ग्लास के अंदर जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, किसी ऑयल वगैरह के अंदर जा रही है, तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और अलग ही एंगल से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। सभी के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग एंगल होगा उनका बैंड होने के लिए। तो वो कारण क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कारण होता है मेन। यानी रीजन ऑफ डिस्पर्जन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम या फिर वैक्यूम इज सेम, बट व्हेन इट्स चेंज मीडियम जब ये मीडियम को चेंज करती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, ऑल्सो चेंज। स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो चेंज विथ डिफरेंट एंगल्स। हर एक मीडियम का जो एंगल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग एंगल होगा वहां पे। विथ डिफरेंट एंगल, जो क्या कारण होता है, डिस्पर्जन का कारण होता है मेन। ठीक है, अब डिस्पर्जन के अंदर जैसे हमें प्रिज्म के बारे में पढ़ना है कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक दो तो उसमें ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, ये नोट करने के बाद हम देखेंगे प्रिज्म क्या होता है।
glass compound, a material in which two triangular surface and three rectangular surface. It's called prism. जिसके अंदर दो तो ट्रायंगल शेप होंगी, ठीक है, आमने और सामने, और जो दो साइड में रहेगी और एक नीचे हिस्सा रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म। यानी वो नीचे तीन हिस्से हो गए, वो रेक्टेंगुलर शेप के मिलेंगे आपके, ठीक है, ये प्रिज्म होता है। और इस प्रिज्म के अंदर जैसे ही हम व्हाइट लाइट निकालते हैं, इसके पास थ्रू करते हैं, व्हाइट लाइट की सन से आ रही थी, सन के द्वारा जो लाइट आती है उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है। यहां पे जैसे ही टकराएगी इसका कुछ ना कुछ नॉर्मल होगा, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद क्या होगा, इसका पाथ जो होगा चेंज होगा यहां पे, और ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। और टकराने के बाद में जैसे ही मीडियम से बाहर निकलेगी, प्रिज्म वाले मीडियम से बाहर निकलेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी इस साइड में, ठीक। तो सारी सारी लाइटें ऐसे ही चेंज होगी, जैसे मान लो थोड़ा सीधा चलेगी थी, उसके बाद, और ये सब अपने अलग अलग एंगल से क्या होंगी, बैंड हो जाएंगी नीचे की तरफ। और ये जो 7 कलर यहाँ पे बने हैं, इनका जो फॉर्मेशन होगा वो होता है VIBGYOR, VIBGYOR। इन 7 कलर से मिलकर के ये लाइट बनी हुई होती है। इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी रेड कलर आपका सबसे ऊपर पाया जाएगा और वॉयलेट कलर सबसे नीचे पाया जाएगा। इनके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो रेड कलर है इसकी क्या है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, मिनिमम वेवलेंथ। ये तो 7 कलर के अंदर क्या होगा, डिवाइडेशन हो गया। अब जैसे मान लो कोई एक अलग से प्रिज्म लेकर के उसके ऊपर देखते हैं कि इनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन जिसको बोला जाता है, वो किस प्रकार से फॉर्मेशन होते हैं इसके अंदर, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे प्रिज्म लिया, और व्हाइट लाइट जैसे ही पास थ्रू करेंगे यहां से, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हुई, ठीक है, यहां पे इसका नॉर्मल होगा, और ये एंगल होगा इंसिडेंस एंगल, थोड़ा सा बैंड हुई, ये एंगल होगा रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही इस मीडियम को छोड़ करके लाइट बाहर निकलेगी, ये वाली जो रे होगी इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, ई के द्वारा नोट किया जाता है, ठीक। अब जो इंसिडेंट लाइट, इसका नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और ये एंगल हो गया, वही इंसिडेंट इमर्जेंट, ठीक। अब अगर इंसिडेंट रे को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं,
और इमर्जेंट रे को भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इनका, इसको हम डी के द्वारा नोट करेंगे और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is called angle of deviation. डिनोट बाय डी, डी के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। और एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी जहां पे दोनों लैटरल सरफेस मिलते हैं, प्रिज्म के दो सरफेस जहां पे मिलते हैं उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। टू सरफेस ऑफ प्रिज्म meet at a point is called angle of prism. ठीक है, ये प्रिज्म होता है। यानी प्रिज्म क्या होता है कि जैसे ही व्हाइट लाइट इसके अंदर से पास थ्रू करेंगे, ये 7 कलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लाइट, ठीक है। रेड कलर सबसे ऊपर की तरफ होगा और वायलेट कलर सबसे नीचे की तरफ होगा। सबसे ऊपर होने की वजह क्या है, क्योंकि वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है, लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इसलिए वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सबसे पहले न्यूटन के द्वारा किया गया था, प्रिज्म के ऊपर 7 कलर को प्राप्त करना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया था वो अभी देखते हैं हम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाईलाइट firstly get by Isaac Newton on the prism। प्रिज्म के ऊपर सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्राप्त करने के लिए, वो सबसे पहले किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि एक तो प्रिज्म ले लिया था और उसके ऊपर व्हाइट लाइट गुजारी थी, 7 कलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। दूसरी बार इन्होंने क्या किया कि 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म बिल्कुल सीधा रखा और एक प्रिज्म को क्या किया, बिल्कुल इन्वर्टेड कर दिया, इसके उल्टा कर दिया। इस प्रकार का क्यों कर दिया, क्योंकि इनको ये लगा कि जैसे मान लो एक प्रिज्म से अगर 7 कलर्स मिल रहे हैं, तो इस 7 कलर को अगर मैं दोबारा किसी उल्टे प्रिज्म से गुजारूं तो हो सकता है और कलर फॉर्मेशन वहां पे हो जाए, ठीक है, 10-11 कलर और भी मिल जाए वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो यहां से व्हाइट लाइट थी और व्हाइट लाइट यहाँ पे क्या डेविएट हुई और यहाँ पे रेड और वॉयलेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी 7 कलर थे जो वो सारे यहाँ पे गए। अब ये जो 7 कलर यहाँ पे ऑब्टेन हुए थे, इनको दोबारा से अगर प्रिज्म में इन्वर्टेड प्रिज्म से गुजारा गया यहाँ पे, और ये पूरी पूरी क्या हो गई, एक व्हाइट लाइट बन गई स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, व्हाइट लाइट ली थी, जैसे प्रिज्म से गुजारी 7 कलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस 7 कलर को दोबारा से जब इन्वर्टेड प्रिज्म के अंदर से गुजारा गया तो दोबारा हमें क्या प्राप्त हो गई, व्हाइट लाइट प्राप्त हो गई।
ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया था, फेल हो गया था उनका कि ज्यादा जो कलर फॉर्मेशन होने थे वहां पे उनकी बजाय केवल व्हाइट लाइट ही मिली थी, यहाँ अपोजिट हो गया था। ठीक है, तो फर्स्टली प्रिज्म के ऊपर न्यूटन ने किया था और दे पुट टू प्रिज्म इन्वर्टेड ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट रखे थे। ठीक है, when a white light pass through the first prism, it is deviate या disperse into 7 color. Again this 7 color spectrum again this spectrum pass through the prism, inverted prism, Newton get white color on the screen. ठीक है, जैसे व्हाइट लाइट पास किया 7 कलर, 7 कलर दोबारा से पास किया व्हाइट लाइट, ये सबसे पहले न्यूटन के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं रेनबो फॉर्मेशन की, रेनबो फॉर्मेशन होती क्या है, देख लेते हैं एक बार। रेनबो एक प्रकार से क्या है, नेचुरल प्रिज्म होता है। ठीक है, यानी नेचुरल डिस्पर्जन जिसको हम बोल सकते हैं वो होता है। होता कब है, जब बारिश होती है और बारिश रुकने के बाद में जो छोटी छोटी बूंदे हवा के अंदर रह गई हैं, तो उन हवा की जो बूंदे पानी में, जो पानी की बूंदे हवा के अंदर रह गई हैं, उनसे लाइट आएगी, टकराएगी और वो लाइट क्या हो जाएगी, 7 कलर के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो किसका काम कर रही है, स्मॉल प्रिज्म का, यानी वाटर ड्रॉप वर्क एज ए स्मॉल प्रिज्म। और प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि जैसे लाइट आएगी 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाएगी, चली जाएगी, तो ये सारी लाइटें क्या हो जाएंगी, 7 कलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेनबो फॉर्मेशन। जैसे मान लो ये कोई वाटर की ड्रॉप थी, इस वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर क्या हुआ कि सन से लाइट आई और ए पॉइंट के ऊपर आई। ठीक है, ये मान लिया ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, ए के ऊपर डिस्पर्जन हुआ, इसके साथ साथ क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन का मतलब 7 कलर के अंदर चेंज हो जाना, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जो एक्चुअल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाना, यानी ये यहां से और इस पार्टिकल के ऊपर चलेगी। इसको पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अंदर अंदर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम के अंदर वापस, और ये पॉइंट क्या था, सी, इस पॉइंट को सी नाम दीजिएगा। सी के ऊपर दोबारा वही प्रोसेस, डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये फिर हमारे नीचे यहाँ पे कोई भी जो स्रोत है या कोई भी खड़ा हुआ है यहाँ पे आई के अंदर,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देगी। ठीक है, तो एक बारिश की बूंद के अंदर जो लाइट होती है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर, और उसके बाद जब वापस आती है लाइट ट्रेवल करके तो दोबारा से उसका क्या होगा, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन अगेन हो जाता है। ठीक है, तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए कहा गया है तो डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन, ये दोनों चीजें वहां रेस्पॉन्सिबल होती हैं रेनबो फॉर्मेशन के अंदर। इसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या होती है, रेनबो के लिए हमेशा सन से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही होगा ये। ठीक है, ऑलवेज अपोजिट टू सन, सन से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रेनबो फॉर्मेशन होगी। ऊपर वाला कलर रेड होगा, नीचे वाला कलर वॉयलेट होगा, 7 कलर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, वैसे दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर ऊपर वाला कलर रेड होगा और सेकेंडरी के अंदर नीचे वाला रेड हो जाएगा, ऊपर वाला वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होगा उसमें, और उसके अंदर दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे, दो रिफ्लेक्शन होंगे। प्राइमरी के अंदर रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन होगा, वो सिलेबस में है नहीं यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का भी सेम मतलब होता है फैलना लाइट का। ठीक है, और ये लाइट फैलेगी कब, जैसे मान लो सन से लाइट आ रही है और एटमॉस्फेयर के अंदर मिट्टी के कण वगैरह हैं या कोई और अलग से कोई पार्टिकल्स वगैरह घूम रहे हैं, ठीक है, हवा के अंदर तैर रहे हैं, तो वो लाइट आएगी और इनसे टकराएगी। इनसे टकराने के बाद ये लाइट क्या कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे, फैला देंगे। ठीक, यानी व्हेन सनलाइट come at the earth surface which incident at many small particles and these particles scatter the light। ठीक है, लाइट कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे उसको। इसके जो कारण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे एक तो ब्लू कलर स्काई, ब्लू कलर स्काई होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग किसका हुआ है, ब्लू कलर का। ब्लू कलर पूरी तरह से फैल गया है, तो ब्लू कलर अगर पूरी तरह से फैल गया है तो क्या होगा, ब्लू कलर दिखाई देगा हमें। और एट द सन at the time of sunset and sunrise cloud look like red। ठीक है, जैसे ही सनसेट होता है, सनराइज होता है, उस समय जो बादल होते हैं हमें वहां पे क्या होता है, लाल कलर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सारे कलर क्या हो गए हैं, स्कैटर्ड हो गए हैं। और बाकी सारे कलर अगर स्कैटर्ड हो गए हैं तो बच गया कौन सा, एक रेड कलर बच गया है। रेड कलर क्या हो जाएगा, हमारे को कुछ आता हुआ दिखाई देगा। वो जो रेड कलर आता हुआ हमें दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है, वहां पे हमें लाल लाल सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो सब हो गया। और जो स्पेस के अंदर जाते हैं आदमी, कोई भी व्यक्ति मान लो स्पेस के अंदर गया हुआ है, तो वहां से अगर वो बादलों को देख रहा है तो वो सब कैसे दिखाई देंगे, उसको ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। कोई भी एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं उनको हमेशा ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है,
तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो सारी की सारी लाइट आएगी और वो सारी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर कोई भी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लैक कलर। तो जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं उनको हमेशा जो स्पेस होता है हमारा, स्पेस से देखने पर बादल वगैरह होते हैं वो ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। ठीक, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद में जो अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो देखते हैं एक बार। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो सारा का सारा अंदर ही होगा। इसके अंदर क्या होगा कि कोई रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, कोशिश करेगी, केवल जाएगी नहीं, और वापस अपने उसी डेंसर मीडियम के अंदर लौट आएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यानी व्हेन ए रे ऑफ लाइट from denser medium try to go in rare medium, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन कारण क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, बट ड्यू टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो कोई भी लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वापस डेंसर में ही आ जाएगी, then it return back into denser medium। It's called total internal friction। Yeah, this process is called total internal रिफ्लेक्शन। शॉर्टकट में TIR बोल देते हैं इसको, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आवश्यक कंडीशन क्या होगी इसके लिए, इसेंशियल कंडीशन, एक तो लाइट जो होती है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जानी चाहिए, ठीक है, ray of light always pass through the denser to rare medium। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, छोटा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle। ठीक है, तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, ये जो फिनोमेना है वो हो सकता है, ठीक है। अब इसके जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है, एक तो जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, मिरर फॉर्मेशन के साथ साथ में एक वो ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड है, ठीक है, डायमंड का चमकना, वो सभी क्या है इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की एप्लीकेशन है, देख लेते हैं एक बार।
फॉर्मेशन ऑफ TIR। एक तो ऑप्टिकल फाइबर है, एक मिरर फॉर्मेशन है, और थर्ड है डायमंड, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का, जैसे मान लो कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है, टेबल लैंप के द्वारा भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर शरीर के अंदर जो लेजर सर्जरी की जाती है उसके द्वारा भी हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज वहां पे किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लाइट इसके अंदर आएगी, जैसे मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर है कोई, ठीक है, एक प्रकार से लाइट पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं इसके अंदर, टेबल लैंप के जैसा शेप में इस प्रकार का होता है ये। तो इसके अंदर जो लाइट आएगी यहाँ पे टकराएगी और अंदर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता रहेगा। अब यहाँ पे मान लो 100% लाइट एंटर की थी, तो यहाँ बाहर जो लाइट निकलेगी वो 99.9% ऐसे ही ऐसे निकल जाएगी बिल्कुल सेफ, यानी लॉस बहुत कम होगा लाइट का। इस प्रोसेस के दौरान, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दौरान जो लॉस होता है एनर्जी का लाइट का, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इस चीज को यूज किया जाता है। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? एक तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, मैसेज वगैरह सेंड करने में, ठीक है। दूसरा इन डेकोरेटिव लैंप, और थर्ड इन लेजर सर्जरी, ऑफ वुमेन, और फोर्थ जो यूज है इसका वो क्या है? ट्रांसफर द मैसेज, मैसेज को ट्रांसफर करने में, ठीक है। नए वगैरह के अंदर जो लोग होते हैं उनको मैसेज भेजने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है वहाँ पे। इसके बाद मिरर फॉर्मेशन। मिरर फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे मान लो गर्मी के दिनों में हम रोड के ऊपर चल रहे हैं गाड़ी के द्वारा, तो जैसे जैसे हम रोड के ऊपर देखते हैं तो रोड के ऊपर एक पानी भरा हुआ दिखता है, ठीक है। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वो पानी के अपने पास अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, आगे चलेगा आगे और आगे चलता रहेगा वो पानी फॉर्मेशन हमें दिखाई, लेकिन वास्तव में वो वाटर होता नहीं है, ठीक है। तो वो हो क्या रहा है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि रोड की सतह के साथ में जो हवा है वो सारी क्या हो गई? गर्म हो गई है, और गर्म हो गई है तो गर्म चीजें क्या उठती हैं? वो ऊपर की तरफ उठेंगी, हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, और ऊपर उठेंगी तो दूसरे मीडियम के अंदर जाने की वो क्या करेंगी? कोशिश करेंगी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, वो उसको ऊपर जाने से रोक देगा, और ऊपर अगर जाने से रोक देगा तो वो हवा दोबारा से क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी मीडियम चेंज नहीं होगा, और हमें क्या दिखेगी? वो पानी के रूप में दिखाई देगी। जैसे मान लो कोई यहाँ पे प्लांट था और यहां से हम इसको देख रहे हैं आंख के अंदर, जैसे मान लो ये आई है, तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो क्या कैसी हो जाएगी? यहाँ पे हमें उल्टी दिखाई देगी ड्यू टू मिरर फॉर्मेशन के द्वारा, यानी ये जो पेड़ था यहाँ पे ये क्या हो गया? उल्टा दिखाई देगा मिरर फॉर्मेशन के अंदर, समझ गए। उसके बाद ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड है कि डायमंड जो होते हैं वो चमकते कैसे दिखाई देते हैं, तो वो भी कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला है। क्यों? क्योंकि डायमंड का जो मेन डिपेंड करता है चमकने किसके ऊपर? उसकी कटिंग के ऊपर, कटिंग ऑफ डायमंड, और इसके कटिंग के अंदर जो एंगल होता है इंसिडेंस एंगल, वो हमेशा क्या है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो एक बार अगर लाइट इसके अंदर चली गई तो बाहर निकलने की बहुत कम कोशिश कर पाती है, और बाहर अगर निकलने की कोशिश कम कर पाती है तो लाइट अंदर अंदर घूमती रहेगी इसके अंदर, तो वो क्या होगा? अपने अलग अलग स्पेस से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब क्या थी इसकी एप्लीकेशन थी। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें अंदर, ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट्स के अंदर डाल दें इसको। थैंक यू।